नमस्कार। आज हम लोग NCERT क्लास 7 के नागरिक शास्त्र का छठा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संचार माध्यमों को समझना। तो इस चैप्टर का प्रमुख बिंदु को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर समाचार सुनने तक को शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे स्वरूप हैं जिनकी पहुँच लाखों लोगों तक है। देश और विदेश के जनसमूह तक इनका पहुँच है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। तकनीक तथा मशीन को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। बराबर उसका तकनीक बदलते रहता है। जैसे कि अब एक कंप्यूटर को ही लें तो कंप्यूटर का विंडोज़ पहले अलग हुआ करता था, उसके बाद विंडोज़ 7 आया, फिर विंडोज़ 8 आया, फिर 10 आया। इस तरह से इसका जो है तकनीक जो है वो बदलते रहता है और इसमें ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ कर सकती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन ही नहीं लाती है, पूरा का पूरा ही परिवर्तन कर देती है। और इसको अगर जानना है तो बच्चों से इसको हम लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। तो टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को भी समाज का एक सदस्य समझने लगे। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाए जाते हैं, जिसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक चित्र कार्यक्रम देख पाते हैं। और कार्टून जो है अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। यह 1940 के दशक का इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का पिक्चर है और बताया गया है कि इसके आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। और इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी भी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। धन अर्जित करने का साधन जो है विज्ञापन है। कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल, विभिन्न तरह तरह के विज्ञापन आते हैं और लोग विज्ञापन देख करके इन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, जिससे उनका सामान बिकता है और बदले में टीवी चैनलों को पैसा मिलता है। और एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख तक मिलता है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार पत्रों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार को पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। और जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक ही न्यूज़ को 2 तरीके से दिया हुआ है और एक ही न्यूज़ को वो अलग अलग टाइप से दर्शाया गया है। किसी भी न्यूज़पेपर में पूरा न्यूज़ नहीं है, यही यहाँ पे देख करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना, अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। अभी वर्तमान में आप टीवी चैनल में देख सकते हैं। और
ऐड भी देख सकते हैं, किस गवर्नमेंट का ज़्यादा ऐड आता है और वहाँ की असली सिचुएशन को नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि ऐड का पैसा टीवी वाले खाते हैं। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जान जाते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है, ये यहाँ पे ध्यान देना है कि संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, उसका लाभ हानि सब जितना भी दृष्टिकोण है सब दर्शाया जाता है। फिर पाठकों पर छोड़ दिया जाता है कि अब इसको किस तरह से वे लेते हैं, स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी व्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसा समय भी आया जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश यहाँ देखिए यह टीवी का क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य दिखता है। हमें अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टार, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए, विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी ले और देखे गए सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। एकदम बिल्कुल सटीक बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और बच्चे क्या करते हैं, विदेशी कार्टून देखते हैं और अपने देश का जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसके बारे में उन्हें नहीं बताया जाता है। तो जो कार्टून देखते हैं उसी को बच्चे जो हैं वो सच मानते हैं और अपना जीवन में उसका पालन भी करते हैं। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। जो विज्ञापन देते हैं, इसलिए व्यापार में गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी केंद्रित करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वर्तमान समय में इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचार में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालें और हमारे विचारों को निर्मित करने में प्रमुख भूमिका के कारण ही प्रायः कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। और किसी को अच्छा दिखाना है या किसी को बुरा, तो संचार माध्यम से आप इसे तय कर पाएंगे। जो न्यूज़ बार बार देखेंगे आपका विचार जो है उसी तरह का बन जाएगा और हो सकता है असलियत कुछ और ही हो। अभी हाल ही में संचार माध्यम ने कोला पेय में कीटनाशकों के असर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों को अत्यधिक मात्रा में होने का रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमने कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि
प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार भूमिका निभाते हैं? तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह से वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक भी सकती है और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।